अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत और पीटीआई में इलेक्शन की तारीख पर 3 बैठकें हुई जिनको हमने प्रोग्राम में कवर भी किया है। देखने में बहुत अच्छी बात लगी कि ये सब साथ बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार नजर आए हमें ये सियासतदान जो अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए कम अज़ कम साथ बैठने को तो तैयार हुए, लेकिन इन मुज़ाकरात में से मुल्क व कौम के लिए कुछ खास निकल नहीं सका है। कल रात गए मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना मौक़िफ़ अपने अपने अंदाज में पेश किया। जैसा कि आप सुन रहे थे, इसहाक डार साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए। उन्होंने ये मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद कहा कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त थी, इलेक्शन एक दिन करवाने और मौजूदा हुकूमत को बजट पेश करने देने पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन इलेक्शन की तारीख और कौमी असम्बली की तहलील पर इत्तफाक नहीं हुआ। और उम्मीद जाहिर की उन्होंने कि मजीद अगर बातचीत जारी रही तो इस पर भी हो जाएगा इत्तफाक। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिन्होंने एक राह हमवार की थी मुज़ाकरात के लिए, इस पर बहुत जोर दे रहे थे, उन्होंने भी आकर ये बताया कि इलेक्शन के बाद जो भी नताइज हों इस पर भी इत्तफाक हुआ है कि उसको सब तस्लीम करेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान की। वो कहते हैं कि पीटीआई ने जो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन लचक दिखाई, कोशिश की, लेकिन हुकूमत की जो सोच है वो मुज़ाकरात के अंदर जो हमने देखी है, अगर वही रहती है तो फिर मुज़ाकरात की मज़ीद नशिस्तें बेमानी होंगी। जो कुछ कहना था वो मुज़ाकरात में कह दिया। हुकूमती हल्कों ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी ने ये बात भी कही कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे और ये एक दरीना पीटीआई ने एक का मुतालबा था कि कुछ हालात हमारे लिए ऐसे हों जो राह हमवार करें मुज़ाकरात की। तो शाह साहब कहते हैं कि इधर मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हमारे घरों पर हमले किए गए, इसके बावजूद हमने मुज़ाकरात को जारी रखे ताकि कौम को इस हैजानी सूरत हाल से निकाला जा सके। सो लिहाजा आज पीटीआई की तरफ से इन मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात में इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अब आप आइन के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए अपने फैसले पर अमल दरामद करें। इस पर हम बात करेंगे कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा अहम मामला है वो कौमी असम्बली के अंदर जिस किस्म की अदलिया को अपने निशाने के ऊपर रखा गया है, उस सिलसिले में आज फिर इजाफा किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एक और तकरीर कल की तरह की है और खूब गर्जे बरसे हैं वो अदलिया के हवाले से बहुत खुलकर। ये वो चीज़ें हैं जिनकी मिसालें हमें माजी में इस तरीके से नहीं मिलती हैं। आज भरपूर मुतालबा ये है कि पूरे ऐवान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को गैर अखलाकी मुदाखलत से रोका जाए और जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक आइन में मुदाखलत की खिलाफ वर्जियों का हिसाब किया जाए। तो ये मुतालबा क्या मौका परस्ती है? आज ये तमाम बातें इस ऐवान को याद आ रही हैं, इन सियासी लोगों को, रहनुमाओं को याद आ रही हैं, या फिर इसके ऊपर गौर व खौस होना चाहिए? सो बुनियादी तौर पर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अब क्या एक फुल बेंच बनाकर असर नौ अदालत को जायज़ा लेने की ज़रूरत है इलेक्शन के मामले की? इसके ऊपर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन आज प्रेस फ्रीडम डे है और पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के जो हालात रहते हैं वो आप सबके को मालूम ही हैं। हम आखिरी हिस्से के अंदर ख़ास तौर पे इसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ एंकर का कत्ल कर दिया गया पिछले साल। आज प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर हम ख़ास तौर पे इस पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि अब तक उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका और उनके कत्ल की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल्ला साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, रियाज फतियाना साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और किश्वर जहरा साहिबा को भी हमने दावत दी है। आप सीनियर रहनुमा MQM हैं और ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसकी रुकन है, तो उनसे बिलखुसूस ये हम बात करेंगे कि क्या मामलात बने इस मुज़ाकरात के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। किश्वर साहिबा, आपसे ही आगाज़ करूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। बड़े मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं पीटीआई के, और जो डार साहब और गिलानी साहब ने बातचीत की है, क्या वजूहात रही कि एक डेडलॉक बरकरार रखा रहा और बड़ी उम्मीदें थी, काफ़ी संजीदा नजर आए आगाज़ में जब बैठे सब साथ? एक तो बहुत खुशी है कि आपने पूरी स्टोरी खुद जो आपने महसूस की वो आपने बयान कर दी। अब मेरे और आपके एहसासात में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी कि देखिए मेरा ताल्लुक़ MQM से है और ये कुछ चीज़ों का जो जिक्र किया वो हमने सब सही हुई हैं। तो इस मीटिंग के दौरान में भी मैंने हुकूमत वक्त के लोगों से मैं उनकी इत्तेहादी हूँ और PTI जिसमें मैं रह भी चुकी हूँ, और इस वक्त भी मेरी कोशिश ये है कि हम ये न सोचें कि PTI हार गई या हुकूमत जीत गई या हुकूमत हार गई PTI जीत नहीं। हमारी एक कोशिश ये है, और जो लोग इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, रफ़ीउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, रियाज फतियाना साहब बैठे हुए हैं, ये वो मस्बत सोच रखने वाली शख्सियात हैं कि देखिए आज भी वो इस मौके पर इकट्ठी हैं। अच्छा, मैं वजाहत ये ज़रूर करना चाहूँगी कि हर माशरे में, कि बल्कि मैं कई प्रोग्रामों में कह चुकी हूँ कि एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले बच्चे
मुख्तलिफ सोच भी रखते हैं, मुख्तलिफ उनकी आदत भी होती हैं। इसी तरह से सियासी पार्टियों के दरमियान भी कारकुनान से लेकर ज़िम्मेदारान तक मुख्तलिफ सोच के हामी होते हैं लोग। और जमहूरियत और आज़ादी इस बात की मतक़ाज़ी होती है कि अगर किसी का कोई जज्बा या ख्वाजा आसिफ साहब अगर कुछ कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं या मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो मुझे भी आज़ादी का हक़ हासिल है। जिस बात की महमूद कुरैशी साहब ने शिकायत की उसके हवाले से मैं आपसे वजाहत करूँ। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि मेरा ताल्लुक़ MQM से है और जिस वक्त हमने पहली मीटिंग की और दूसरी मीटिंग से पहले खान साहब गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे कोई 30-35 लड़के गिरफ़्तार कर लिए गए थे। लेकिन जब ये लोग आए और ज़ाहिर परेशानी की बात थी, हमें भी उतनी ही परेशानी हुई और फौरी तौर पे हमने जो वज़ीर दाखिला हैं उनको लाइन पे ले लिया और उनको हमने स्पीकर के ऊपर लिया ताकि वो जो भी गुफ्तगू करें हमारे ये मेहमान हैं ये भी सुने और हम भी सुने। तो देखिए उसका तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बड़ी चीज़ें सही हैं। मेरे घर पे बड़े छापे पड़े हैं दोनों किस्म की सिक्योरिटीज़ के, पुलिस के भी, रेंजर्स के भी। मैं ख़ातून थी, मैं अकेली भी होती थी और बच्चों के साथ भी होती थी। और जिस रवैये का शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़िक्र किया मैं 100% यकीन करती हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद सहा है उसको। मेरे घर में छापे पड़े एक ऐसे वक्त में कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक लापता थे, उनकी तलाश जारी थी और मुझसे कहा गया कि वो आपके घर में हैं। पूरे घर की तलाशी ले ली, घर के कालीन उखाड़ के फेंक दिए, हत्ता कि जिस टैंक से पानी आता है वो ऊपर चढ़ के टैंक के पानी को पूरे को निकाला गया कि कहीं पानी में तो नहीं डूबे हुए बैठे डॉक्टर इमरान मरहूम फ़ारूक, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन कुछ भी नहीं था मेरे घर में, कोई भी चीज़ नहीं थी। और उसके तीसरे या चौथे दिन उस वक्त लहरासब साहब का ज़माना था, उन्होंने फिर मुझसे माजरत की और कहा, मैंने बताया उन्हें ऐसा हुआ। हकीकत ये है कि उन्हें ये नहीं मालूम था, सिर्फ तलाशी लेने के लिए भेजा था। तो मैं इस मौजूदा हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगी और जो भी सेलेक्ट हो जाए उससे भी दरख्वास्त करूँगी कि खुदा के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, पुलिस के लिए पुलिस रिफॉर्म्स करवाइए। मुझे मालूम है कि ऊपर से लोग या वो नहीं, वो उनके हाथ में डंडा और उनके हाथ में बंदूक, गोली चलाने में भी देर नहीं लगती, डंडे बरसाने में भी देर नहीं लगती। और उस दिन ये बात हमारे सामने बैठे हुए PTI के लोगों के समझ में भी आई कि बहुत बड़ा पुलिस रिफॉर्म्स के न होने से ये वाक़यात पेश आते हैं। तो वाकई पहली मीटिंग के दौरान हमने भी एक थोड़ा सा वक्त और ने भी स्ट्रेस में गुजरा, लेकिन पता ये चला कि उनको सिर्फ वहाँ जाने का कहा गया था, लेकिन वो उनका अनट्रेन होना जो है हमारे पूरे माशरे के लिए और ख़ास तौर पे सियासी लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आज भी हमारे बहुत से लोग जेलों में भी हैं, लापता भी हैं, क्योंकि कोई वो पेशरफ्त उस मामले में नहीं हो पा रही। अब जो भी आए उससे यही दरख्वास्त है कि आप पुलिस रिफॉर्म्स कीजिए। ये लड़ाइयाँ, झगड़े, गुफ्तगू इसलिए बढ़ती है। किशोर साहिबा, कत्ता कलामी की माज़रत, ये भी बताएगा अब आपके ख्याल में नाकाम क्यों हुआ है ये तीनों अदवार जो बातचीत के हुए हैं, इसके किरदार ज़्यादा किसका है इसकी नाकामी में? आप कैसे कह सकती हैं या कोई कैसे सोच सकता है ये नाकाम हुआ है? आप ये देखिए, 1 साल से जो बहस, जो मुबाहिसा, जो शिकायत सड़कों पे आ गया था, गलियों में आ गया था, तो वो अब सियासी प्लेटफॉर्म पे बैठ के गुफ्तगू हो रही है और सब के सब दोनों तरफ से सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं। और इत्तेफाक से जो हमारे 2 सेनेटर्स बिठाए गए हैं वो यानी सेनेटर भी हैं और बेहतरीन वकील हैं, अली ज़फ़र साहब और यहाँ से हमारे आज़म तरड़ साहब, और बकिया लोग भी जो हैं वो किसी ने। और देखिए ये गिरफ्तारियां भी होती रही, फिर परवेज़ इलाही साहब के यहाँ भी देखिए जो वाक़या हुआ, वही वाक़या था जो मेरे घर पे हुआ था और वही चीज़ थी कि करने वालों की रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, खास तौर से जिन घरों में ख़वातीन। लेकिन किशोर साहब, ये जो हम डिराइव कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल आप सही बात करती हैं कि इस माहौल में सबका साथ बैठना बड़ी कामयाबी है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट जमा करा दी गई कि अब अदालत ही इलेक्शन करवा के दे, तो मामला तो फिर डेडलॉक की तरफ ही, अगर अदालत नहीं करवाना है तो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे ये बात नहीं मैं थोड़ा सा बता दूँ। अब इसको डेडलॉक मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि PTI जैसे जिस तारीख को इलेक्शन चाहती है वो वक्त बहुत कम है। हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं। हुकूमत ने अपना प्रपोजल दिया, उन्होंने अपना प्रपोजल दिया और उस पर डिस्कशन भी हुआ। आज आप देखिए कि क्या तारीख है और 14 मई कब है, बजट सामने है, जिस किस्म के हालात हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं
वो भी एक बहुत बड़े इम्तिहान में, और अगर ये ट्रांसफ़र पावर का होता है तो वो भी एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ऐसे वक्त में ये किया जाता है जहाँ सड़क धचके वाली आ जाए ना, गाड़ी आहिस्ता करके निकाली जाती है वहाँ से। और इन दोनों ने बहुत इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, वो कोर्ट के पास इसलिए गए हैं कि वो भी अदलिया का एहतराम करते हैं और हम भी अदलिया, हमने ये तो नहीं कहा कि आप कोर्ट मत जाइए, हम भी करते हैं। अगर वो अपना सेटिस्फेक्शन चाहते हैं उनके फैसले पे तो वही होगा, और देखिए कि कोर्ट क्या कहता है। ठीक हो गया। फतियाना साहब, आप ये कहिएगा सर कि ये आप इनको कामयाब समझते हैं, ये जो बातचीत हुई इसको इटसेल्फ सेलिब्रेट करना चाहिए, या नाकाम हुए जिस तरीके से आप लोग दोबारा एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास गए और फिर उन्हीं को कहा कि आप इलेक्शन करवा कर दें। दूसरी बात, मशरूत करने की बात हो रही है, हुकूमती रवैये का मैंने आगाज़ में भी जिक्र किया। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान मुज़ाकरात के मुताबिकत उससे नहीं रखते थे, लेकिन किश्वर साहिबा भी कहती हैं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस मुल्क के अंदर, सबके अपने अपने ख्यालात सियासत के अंदर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर खान साहब ने भी तो जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो मशरूत कर दिया, उन्होंने कहा कि 14 मई को तहलील करें फिर कोई बात हो सकेगी। तो आप नहीं समझते कि आपकी जमात की तरफ से भी एक सूरत हाल रही जिसकी वजह से बहुत बेहतर ना हो जाता कि अगर कोई नतीजा खेज रहती है गुफ्तगू? अक्सा कमल साहबा, गुजारिश ये है कि फ़ैसला उन लोगों ने करना होता है जिनके पास कोई इख्तियार होता है। हम तो अपने इख्तियारात आवाम को लौटा चुके हैं जब 2 असम्बलियाँ हमने तोड़ दी, और उसके बाद अब कौमी असम्बली तो तोड़नी है वफाकी हुकूमत ने, PDM की 13 जमातों ने, और 7-2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़नी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक इनको ढील दी है और इनको मौका फराहम किया है ताकि ये कोई मामला बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए कोशिश करें। बदकिस्मती से मैं इस महीने पर मजबूर हूँ कि ये महज टाइम गेन किया जा रहा है और प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। कौन सा टाइम कम था? 14 जनवरी को पंजाब असम्बली टूटी है, अब आज 13 मई हो गई है, 3.5 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, और क्या टाइम इनको चाहिए था? इनके अपने अखराजात के लिए सप्लीमेंट्री को 550 अरब रुपए के सप्लीमेंट्री इन्होंने ग्रांट्स मंजूर की हैं, लेकिन 21 अरब देने को तैयार नहीं है। और गाड़ियाँ ख़रीदी गई और मेरे मुनक्कद किए गए। तो बदकिस्मती है कि अगर आप आइन पे अमल नहीं करेंगे, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है, जिस रियासत में आइन पे अमल नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं किया जाता, अदालती फ़ैसलों को हवा में उड़ा दिया जाता है, जमहूरियत की बसात लपेटने की कोशिश की जाती है, इंसानी हकूक़ का इदराक और शऊर होने के बावजूद उस पर अमल करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जाता है, और अवाम जो पहले ही जिसकी कमर टूट चुकी है महंगाई और बैड गवर्नेंस की बिना पे, ऊपर से आप उनको पाबंद सलासल कर रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, कभी बिजली बढ़ाते हैं, कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी आटे की कीमतें बढ़ाते हैं। तो ये कोई अच्छे रवैये तो नहीं है। इनको चाहिए था कि आप इसकी संजीदगी का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जब लास्ट डेट गुजर गई तो 27 अप्रैल लास्ट डेट थी, तो इन्होंने 26 अप्रैल तक निशानात अलाट करवाने थे। मुस्लिम लीग नून के जितने भी उम्मीदवार हैं पंजाब में, उनको पार्टी सिंबल ही अलाट नहीं किया गया। कहीं पे कोई खरबूजा किसी का निशान है, कहीं पे किसी का कोई कद्दू निशान है, अजीब जी कहीं पे किसी का तंदूर निशान है। तो ये मज़का खेज़ रवैया है जमात का। इनको कम से कम अपनी जमात का निशान तो अलाट करना चाहिए था, वो भी अलाट नहीं किया। इससे अंदाज़ा कर लें कि इंतखाब से कैसे भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की है, यकीन जानिए नेक नीति के साथ, कि हम मुज़ाकरात करें। एक रोज़ इंतखाबात अगर ये करवाना चाहते हैं, हम थोड़ा सा आगे करने को तैयार हैं और आइन की बालादस्ती को बरकरार रखें। लेकिन जिस तरीके से चल रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर आइन की बसात और जमहूरियत की लपेटी गई तो फिर ना जमहूरियत आसानी से बहाल होगी, ना आइन दोबारा मुतफ़क़ा बन सकेगा, और फिर इसके नतीजे में मुल्क की सालिमियत को जो नुकसानात होंगे उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त इन पर आयद होगी। ये खदशा बहुत से लोगों को है, इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान साहब की तरफ से भी जो बात आप फतियाना साहब जमहूरियत की बसात के हवाले से कर रहे हैं, मैं आगे जाके इसके ऊपर भी बात करूँगी। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए, क्योंकि हमारे पास पीपल्स पार्टी का इन मुज़ाकरात के हवाले से बहुत बाकायदा किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद नहीं है। आपकी जमात में भी कोई डिवीज़न है इसके ऊपर? जिस तरह नून लीग के अंदर 1-2 धड़े बन चुके हैं, एक तरफ से कहा जाता है कि मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए थे, दूसरा एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपकी इत्तेहादी नून लीग के ऊपर, जिसका अगर आप जवाब देना चाहें कि उनकी विल नहीं थी, और अभी फतियाना साहब ने भी कहा है कि ये टाइम गेन का चक्कर है। तो अगर ऐसा है तो फिर कहाँ रह जाएगी जमहूरियत और इलेक्शन का, जिसको जो आइन के अंदर कहा गया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी भी उसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वो बेहतर समझते हैं अपने फैसलों को। रही आपने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया कोई डिवीज़न है, तो कतई नहीं, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से सफ़र करते हैं केपी में और बन्नू में, और एक सिक्योरिटी थ्रेट होने के बावजूद, इस सारे माहौल के बावजूद, हमने काफ़ी पार्टी ने कहा कि उसके बावजूद भी वो रिस्क लिए और वो गए मौलाना साहब के पास कन्वेंस करने के लिए कि हम पॉलिटिशियंस के पास एक ही वो हरबा और हथियार है, वो है डायलॉग। हमने डायलॉग्स पे शुरू करना है, डायलॉग पे रखना है और डायलॉग पे ही एंड करना है। तो हम डायलॉग से कभी भी पीपल्स पार्टी इसके अलावा किसी और ऑप्शन पे नहीं आती है। हाँ, हम डायलॉग नहीं करना चाहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं करना, उन लोगों के साथ नहीं करना चाहते जिन्होंने हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमारे फ्यूचर को, जिन्होंने हमारे मुल्क को ज़ख्मी किया है, दहशतगर्द। हम चाहते हैं दहशतगर्दों से डायलॉग हो, बाकी हर उस शख्स से डायलॉग होने चाहिए जो आइन को मानता है। अब एक चीज़ यहाँ अगर ऐड करूँ, जो आप बिल्कुल अपने इत्तेहादी दूसरी जमातों के तो जवाब देना ही है, लेकिन जिसको इतना इंडोर्स किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, आपके चेयरमैन साहब की तरफ से इसको इनिशिएट भी किया गया बातचीत को, उसी के इत्तेहादी कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहते हैं कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, तो ओवरऑल प्रोसेस इफेक्ट नहीं होता जिसमें आप लोगों की विल तो देखें, मैं एक चीज़ का तो हम बड़े सख्ती से हम मुखालफत करते हैं, ये अब ख़त्म हो जाना ही चाहिए इस मुल्क में कि अगर मतलब कुफर के और गद्दार ये लफ्ज़ तो डिक्शनरी से आउट कर देने चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि मैं कतई नहीं मानता कि मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है पीटीआई से। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो पीटीआई से सियासी इख्तलाफ और इख्तलाफात के बावजूद जो मुझे सख्त तकलीफ़ है पीटीआई, वो ये कि इन्होंने आलूदा इतना कर दिया सियासी निज़ाम और एक पॉलिटिकल कल्चर होता था कि हम इख्तलाफ राय रखते थे। जैसे आपा ज़ोरा ने अभी बातें की हैं, पीटीआई ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और हमारे बड़े इख्तलाफात रहे, लेकिन हम निजी महफिलों में, हम अपने मोहल्ले में तमाम पॉलिटिकल जो आपके वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ बैठ के हम सोशल लाइफ रखते थे। हम ऐसा कुछ नहीं करते थे कि कहीं डेड लोग। आज तो पीटीआई ने इस माशरे के अंदर ये कर दिया है कि एक तरफ अफेक्टीज होंगे, एक तरफ से नॉर्मल लोग होंगे। मतलब ये मुझे इख्तलाफ बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कतन उनको ये नहीं कहूंगा कि इत्तेहादी हुकूमत पे भी लग रहा है। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि वो देश नहीं देखें सर, यही कि उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो इमरान खान का अंदाज था वो नून लीग अपना रही है। अब शायद इमरान खान ने उनका अंदाज, मैं देखें वो फिर थोड़ा सा वो लाइन क्रॉस हो जाएगी नून की और हमारी। मैं नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ कि देखें, अगर आप माजी में जाएं तो सबसे पहले बीबी के ऊपर इस हाउस में आवाज़ें कसने वाले, मैं तो एक बात करता हूँ जिससे माजरत के साथ नून लीग के वर्करों की, और मैं कहता हूँ कि ये दोनों इस पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, ये ऐसा लगता है कि पीछे इनकी दोनों की डोरें एक जगह से आ रही होती है। नून लीग ने शुरू की थी, इंतहा जो है ना वो पीटीआई ने पहुँचा दिया। ये तो सिरे से ये आज भी मेरी हाउस में बैठे होते, मैं और कादिर पटेल साहब बात कर रहे थे। मैंने कहा कि अब नून लीग जो है थोड़ा सा इनके लोग थोड़े से पॉलिटिकल की तरफ आ गए हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं माजरत आपका प्रोग्राम वो हो जाएगा थोड़ा, हमने एक इश्यूज़ पे बात की तो जनाब नवाब अकबर बुगटी साहब के पास एक वफ्द भेजा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, और उसमें खोसा साहब थे बाय द वे, मेरे ख्याल से पंजाब से, उनको जो नून लीग के दोस्त मोहम्मद खोसू साहब, इस तरह के सरदार दोस्तों, उनको भेजा था। वो गए, जो उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बोला ठीक है। बुगटी साहब ने कहा आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो मियाँ साहब जो हैं वो दुकानदारी पॉलिटिशियन है, मैं नहीं मानता उनकी बात को। तो ये तो अब जब हमने नून लीग के साथ इतना सफ़र किया, जब उनको इस पेज पे और इस बात पे हम लेके आए कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमें एक कंसेंसस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आज हम हुकूमत में आ गए, आपके खिलाफ FIR हैं और आपके खिलाफ ये, जब जाके वहाँ पर आपको बीबी ने लंदन में इनके साथ
एक MOU साइन किया था जिस पे इसी चीज़ पे, और आहिस्ता आहिस्ता हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि ये एक नया लांजा, एक इस्टेब्लिशमेंट, एक नया बवेला खड़ा करेगी जो PTI की शक्ल में हुआ। अगेन मैं दोबारा आपके उसके ऊपर आता हूँ, डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग इस तरह नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब के माजरत के साथ ये हमेशा इनका अपना एक एजेंडा है, इमरान खान के अलावा भी। मतलब एक तो इमरान खान एक ये अपनी एक शख्सियत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं पैरेलल। अब उसकी मैं वजह बताऊँ, जब ये इक़्तिदार में थे, जब भी कोई इनके साथ नेगोशिएशन होती थी, कोई बातचीत होती थी, ये बाहर आके कहता वो NRO मांग रहे हैं, वो NRO मांग रहे हैं। अच्छा मैं उसको आज भी ये सारी बातचीत हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब आए, उन्होंने मीडिया से बात की, बड़ी अच्छी बात की और एक हौसला अफजा बात की। आपने देखा कि शाह महमूद साहब ने फिर एक ऐसी बात कर दी कि एक गैर यकीनी माहौल बना। या तो इनको ऐसा करना चाहिए कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अंदर, जो बातचीत हो रही है, उसको पब्लिक करें, ठीक है, या तो फिर ज्वाइंट दोनों खड़े होकर मीडिया के सामने टॉक करें और उस पर दोनों कौम को और गुमराह ना करें। मैं किश्वर साहिबा से अब ब्रेक की तरफ जाना है हमें, वापस आके मैं चाहूंगी कि वो हमें कुछ मजीद, अगर आप उसके निकात ना भी शेयर कर सकें कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा मजीद आप इसके ऊपर बात करें कि आखिर अगर दोबारा बातचीत का कोई इम्कान आप देखती हैं या फिर क्या आप समझती हैं कि इसके अंदर एक बड़ी वजह रही। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वे आउट क्या है जो हमारे आज के तीनों मेहमान हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ज़रूर जाऊँगी प्रोग्राम में आखिर में जब गुफ्तगू हो तो इसके ऊपर आप लोगों का एक कॉमेंट हो शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। किश्वर साहिबा आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। एक तो जो हम पहले बात कर रहे थे, इसमें अगर आप ऐड करना चाहें कि अब आप क्योंकि बैठी हैं इस पूरे सिलसिले के अंदर, इसको आपने इसमें शामिल रही, तो इसमें अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या रवैये हैं जो दोनों अतराफ़ को तर्क करने होंगे, अगर इस पर आप कुछ कहना चाहें। दूसरा मैं सवाल भी रखना चाहूँगी क्योंकि ये कंक्लूडिंग कॉमेंट्स होंगे आप तीनों मेहमानों के। अदलिया के एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है कौमी असम्बली के फ्लोर से और बहुत सख्ती से किया जा रहा है, तो आप इससे इत्तफाक करती हैं? क्योंकि एक तासुर ये भी है कि ये कुछ सिलेक्टिव आउटरीच है जिसका पहले इजहार नहीं किया गया। अब इलेक्शन का मामला है तो तमाम खामियां अदलिया के अंदर इन जमातों को नज़र आ रही हैं जो कई दफ़ा पहले हुकूमत में रह चुकी हैं। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो जिक्र करूँगी, अभी रफ़ीउल्ला भाई ने जो जिक्र किया, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए इन्होंने, एक दहशतगर्दी का और एक लंदन की एक मीटिंग का, तो मेरी यादें ताज़ा हो गई बहुत। यादें भी क्या कहूँ, मेरी भी दहशतगर्दी की FIR कटी हुई है, दहशतगर्दी की मेरी भी सहूलतकार की FIR कटी हुई है। तो ये सियासत में ही सब कुछ होता है। इसमें किसी बात का किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। सियासत हमारे इसी ढंग से हो रही है। और जो अलमिया है कि पार्लियामेंटेरियन का वक़ार जिस तरह से चंद सालों में मजरूह किया गया है, मेरी कोशिश ये है इन मुज़ाकरात में भी कि वो वक़ार बहाल हो हमारा, और जो काम अदलिया के करने के वो अदलिया करे। अदलिया का हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी पार्लियामेंटेरियंस की है वो पार्लियामेंटेरियंस करें। और परेशानी इस वक्त यही है कि आम आदमी भी ये बात कर रहा है कि जी इदारों की जंग हो गई है, इदारों में मुकाबला हो गया। ये दुख की बात है, इससे हमारी सालमियत को धचका लगने का डर है, खौफ है, क्योंकि हमारे सब अतराफ़ में दोस्त तो नहीं हैं, हमारे दुश्मन भी हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने ये पूछी, हाँ दूसरी एक चीज़ और जो मुझे याद आई, वो लंदन की कॉन्फ्रेंस जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने की थी, वो सिर्फ MQM को नेस्त नाबूद करने के लिए की गई थी। लेकिन हम भी बाकी हैं और वो भी बाकी हैं, ये कुछ भी होता है सियासत में। तो हम मीसाक़ जमहूरियत की बात करें, मैं भी उसी की बात करें, उठा के पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। लेकिन जो गुजर गया वो गुजर गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। अच्छा, आपका अदलिया के हाँ अदलिया के बारे में था। हम भी अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं। और देखिए, आज भी जो पोजीशन अदलिया की, मैंने तो इस हफ्ते के 3-4 दिनों में चीफ जस्टिस साहब का ख्वाहिश सुनी है, उनका इंतज़ार का उन्होंने जुमला कहा कि देखिए इनकी मुज़ाकरात उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है वो बैनुस्सतूर पार्लियामेंटेरियंस को याद दिला रहे हैं ये कहाँ पे हो रहा है, कौन किसका इंतज़ार हो रहा है, इन मुज़ाकरात के जवाब का इंतज़ार है। ये ऑप्टिमिस्टिक बात है, ये एक अच्छी बात है। तो हम बेशक हम अदलिया जाएं जब हमें ज़रूरत पड़े, लेकिन आप अदलिया का किरदार भी देख लीजिए, तो बजाय उसे इतना तनकीद का निशाना बनाने के, जैसे
मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखिए सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात यह है कि जो अदलिया की ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठें, वो अपने गले का हार पार्लियामेंट को पहनाना चाहते हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए बाज़ औक़ात टॉप लीडर की मजबूरी भी होती है, उसके साथ जो मजमा या जो उसके कारकुन या अवाम चल रहे होते हैं, उसमें हर किस्म के, इसमें वो लोग भी होंगे कि वो चाहते होंगे कि 14 को नहीं कल इलेक्शन हो जाए, और हुकूमत में भी ऐसे लोग होंगे कि नहीं भाई 14 नहीं, अभी 3 साल हम और रह लें। तो देखिए ये इस तरह के लोग होते हैं और लीडर्स को बहुत हो चुके हैं, लेकिन दोनों ने जिन लोगों को मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किया है वो बहुत समझदार हैं और उनका गो हेड लेके आए हुए हैं। हमें उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। आप ये देखिए कि उन्होंने अपना उन्होंने अपना वो जो पेश किया अपोजिशन ने, उन्होंने यही कहा कि 14 मई को वो होने चाहिए, और हमारे यहाँ से ये बताया गया कि सामने हमारे क्या मजबूरियाँ हैं, क्योंकि देखिए जमहूरियत तो इसी को कहते हैं ना कि जब आप बैठे हैं तो आप खुल के बात करें। और अभी ये भी जिक्र हुआ कि जैसे नून लीग में जमहूरियत नहीं थी या वो हुकूमत पे डटे रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये दूँ कि इस PDM में बहुत सारे लोग हैं, और जो इसके सदर हैं फजलुर रहमान साहब, वो इन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे और आज तक नहीं तैयार हैं। लेकिन ये जमहूरियत है ना कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो इसका फ़ैसला भी नहीं हुआ था। सबसे पहले हमारे कन्वीनियर खालिद मकबूल साहब ने कहा कि देखिए टेबल टॉक के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, और उन्होंने इसका इकरार सबसे पहले किया, गुजारिश की, और आज मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं हैं, लेकिन तमाम लोग उसके बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं मायूस नहीं है आप, ठीक, मैं नहीं मायूस हूँ। किशोर साहबा देखकर हम ये मैं यही बात पर मैं फतियाना साहब इसके ऊपर तो फिर हम आइंदा भी नज़र रखेंगे इस मामले में, चाहे बाकी दोनों मेहमान भी कमेंट अपना दें। फतियाना साहब आप क्विकली ये कह दीजिए, अगर ये जो एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है अदलिया के, ये आज जिस किस्म की बात की गई वो बड़ी सख्त बातें की गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब का भी एक बयान है कि 15 जजेस सारे के सारे बता दें ये बात कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कोई बात करें वो। तो आप नहीं समझते कि जब एक डिवीज़न की रियलाइजेशन हो गई है, खान साहब की तरफ भी है, तो फुल बेंच बने और वही इस मामले का हल करे, बाकी फिर किसी चीज़ की तरफ ना देखा जाए? देखिए एक शॉर्टकट है PDM की जमातों के पास कि वज़ीर आज़म के सर पे ताज पहना दें और बादशाहत का ऐलान कर दें, आइन को लपेट दें और बात ही ख़त्म हो जाएगी, ना ज़रूरत रहेगी जमहूरियत की ना इंतखाब की, और ये बैठे रहें जब तक अवाम इनको बर्दाश्त करती है। कब तक बर्दाश्त करती है, उनका तो सब्र का पैमाना पहले लबरेज़ हो चुका है। मेरा ख्याल इससे बढ़कर मजाक अदालतों का और आइन का और कानून का और जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, किसी दौर में, फ़ौजी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो कुछ आज मजाक उड़ाया जा रहा है। और रियासत के 3 सतून है, रियासत उसमें एक इंडिपेंडेंट पिलर है रियासत का, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। उस पर पहले भी आपने खरीदो फरोख्त की, पहले भी हमले हुए सुप्रीम कोर्ट पे, लाहौर से बसें भर के गई पंजाब हाउस में, वहाँ से हमलावर हुए जस्टिस इजाज़ अली शाह की कोर्ट पर। कई ऐसी वीडियो ऑडियो लीक्स माजी में भी आती रहीं, तो जिस तरह फ़ैसले करवाए जाते रहे। मेरा ख्याल है कि अब कौम चीज़ें देख रही है, पहला दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। हर शख्स जानता है आज इस मुल्क में यूथ की अक्सरियत है, हर साल 4 से 5 लाख वोट नए ऐड हो रहे हैं नौजवानों के, और इसमें हम सहाफ़त पर भी बहुत एहतराम करते हैं। आज उनके दिन भी है सहाफ़त का, उस पर भी बात होनी चाहिए थी, शायद आपके पास पे टाइम ना बचे। आइन का आर्टिकल 19 जो है रियासत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करता है, और आर्टिकल 15 को पढ़ लें, आर्टिकल 14 डिग्निटी का, इंसान की रिस्पेक्ट के बारे में रियासत की गारंटी है। तो अगर आप इन सारी बातों में यहाँ पे कत्ल करना शुरू कर दें, एंकर पर्सन को अगवा करना शुरू कर दें, झूठे मुकदमे बनना शुरू हो जाएं, मुख्तलिफ बड़े जो TV चैनल्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स को आप, उनके मालिकान को आप अरेस्ट कर लें, तो मेरा ख्याल इससे बढ़कर फस्तायत का मुजाहरा कभी नहीं हुआ। मैं किश्वर ज़ारा साहब की बात से इत्फाक करता हूँ कि वो भी मुतासरीन में से हैं, और किश्वर ज़ारा MKM शोबा ख़वातीन की सरबराह हैं, 4थी दफ़ा रुकन असम्बली कौमी में हैं, 3 दफ़ा हम इकट्ठे रहे हैं, मेरी बहनों की तरह हैं।
मेरी मेज़बान भी थी कराची में, खाना खा के बहुत अच्छा खाना खिलाती, अब कई दिनों से नहीं खिला रही। तो असरात हैं किशोर साहिबा के खाने के। मुझे अगर रफीउल्लाह भी हमारे बड़े माशाल्लाह कोमल में बस एक जुमला में और कहना चाहूँगी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त पे वक्त ज़ाया किया जा रहा है मुल्क और कौम और अवाम का, और हमें पड़ोसी ममालिक के चैलेंज भी दरपेश है, मीशत का चैलेंज भी दरपेश है। इस मौके के खुदा के लिए रहम करें कौम पर, और ये अपनी हद और ईगो को हटा दें। कोमल मुझे भी एक जुमले का मौका दीजिएगा। जी जी किशोर साहब आप क्विकली कहिए। 60-70 दिन पहले आप जाने को तैयार नहीं है मुल्क की खातर कि आप 60-70 दिन के लिए अपनी असम्बली की कुर्बानी नहीं दे सकते। हमने तो कुर्बानी दे दी है, आप चिमटे हो गए इक़्तिदार के साथ। बहुत क्वेश्चनेबल भी है। किशोर साहब आप क्विकली कह दीजिए मैं ताकि आगा साहब की तरफ। हाँ कुमल साहबा, मैं सिर्फ क्योंकि आज सहाफ़त का दिन है तो आपसे और आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि देखिए आप लोग रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी रेटिंग बढ़ेगी जब आप आवाम को मुतमईन करने में ये किरदार अदा कीजिए कि चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वहाँ से कोई हो जो शैतानी की बात करता है या कोई गलत बात कर रहा है, तो उसको नहीं, आप उन लोगों को सामने लाइए जो ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान। किशोर साहिबा नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने देखी, वो तो मेरी पार्टी के हैं, वो तो मेरी मस्बत रिपोर्टिंग। हाँ जी जी, आई नो बिल्कुल। और अगर वो किसी परेशानी में कुछ कह रहे हैं, जर्नलिज्म करें। जी जी हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल दुरुस्त कि देखिए ये दो लोग जो टेबल पे बैठे हैं, इन्हें टेबल पे बैठने के लिए इनकरेजमेंट की जरूरत है। बात करने दे, ये भी कहते हैं आगा साहब एक और ये मैं आगा साहब आप नाराज ना हो। अब जो हम अदलिया की बात कर रहे थे आप इस पे कीजिएगा, क्योंकि अब आप इसके ऊपर बात जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो वो है वो मुख्तलिफ है। हाँ, इमरान खान साहब ने अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं थोड़ी देर पहले कहा है कि हफ्ते की शाम को अदलिया के हक में इज़हार यकजहती के लिए निकलेंगे, कारकुन को भी निकलने का कहा है। इल्ज़ाम ये है कि ये मौका परस्ती है आप जमातों की तरफ से कि जब मामला इलेक्शन का आया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सारे मसाइल आप लोगों ने अवाम के सामने इस तरह डिस्कस कर दिए। बात ऐसा मौका परस्ती और मुफाद परस्ती, अगर मैं कहूँ कि अब खान साहब ने कॉल दे दी तो मुफाद परस्ती हो गई, और ये यकजहती की बात अगर कर रहे हैं, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। देखें, अब वज़ीर आज़म हो, सदर हो, स्पीकर हो, MNA साहिबान हो, कोई भी सियासी शख्सियत हो, इनके मतलब आगे इनके ख़िलाफ़ अगर कोई तहरीक हो अदम एतमाद का या कोई भी इशू बन जाए तो वो 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में निपटाया जाता है। और वो ये आइन कहता है, कानून कहता है कि जी उसको निपटाया जाए, उसको किसी फैसले पे लेके जाए। एक वाहिद जज है इनके खिलाफ, अगर आप किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं तो वो बस सर्द खाने में रख देते हैं और फिर बोलते हैं कि जी इस तरह तो इल्ज़ामात दुनिया के जजों पे है, और अगर मैं ऐसे फारिग कर, तो भाई आप अगर ऑनरेबल जज के ऊपर कोई रेफरेंस आ जाता है, मतलब इवन फाइज ईसा साहब उस के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कितने रेफरेंस है और किस किस के खिलाफ कौन सा रेफरेंस है। इससे ज़्यादा और मतलब सोचने की बात और क्या है। अब जिस तरह खान साहब ने कहा या अभी थोड़ी देर फतियाना साहब ने कहा कि जी मुल्क के लिए 90 दिन पहले, 90 दिन नहीं 90 सेकंड मुझे पावर नहीं है कि मैं अपने लोगों का मैंडेट 90 सेकंड ज़ाया करूं। आपने ज्यादती की अपने लोगों के साथ जिन्होंने आपको मैंडेट दिया, आपने उनका मैंडेट की मजाक उड़ाया, आपने उनकी मैंडेट की तोहीन की। आपको वो कहते हैं आप लोग मशवरा देते थे। नहीं, देखें ये हम खान साहब को तो बाजवा ने मशवरे दिए तो वो बाजवा के कहने पे चले, ऐसा नहीं होता। देखें, मैं उनके मशवरों पे हुकूमत भी चली है, वजीर कानून भी गलत किया ना, उनके नतीजों उनके मशवरे बड़े अच्छे होते थे। नहीं, बाजवा साहब देखें, अगर बाजवा साहब या बाजवा साहब जैसे लोगों पे कभी भी आज या आने वाले वक्त में जब आप भरोसा करके या उनके ऊपर बिलीव करके उनके ऊपर, तो इसका मकसद ये है कि आप जो मैंडेट लेके आए उस मैंडेट को, आपको उस मैंडेट की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। देखें, हमें जब तक अपने वजूद को खुद तस्लीम ना करें तो आप यकीनन फिर दूसरे की तरफ देखते हैं। माजरत के साथ PTI को इन चीज़ों से हट के आज पूरे मुल्क में सेंसेस हो रहे हैं और सिंध में ख़ास तौर से
तमाम लोग चीख रहे हैं बशमूल हमारे। इनको कहें कि खुदारा अपने लोगों को, अपने वर्करों को लगाएं, सेंसिस पे अपनी गिनती सही करवाएं, जो मुस्बत सियासत है वो करें, मनफी सियासत, पॉइंट स्कोरिंग और पॉइंट स्कोरिंग। वक्त मेरे पास खत्म हुआ, लेकिन अगर आज मुज़ाकरात का एक चौथा दौर करते तो जो 3 रहनुमा मौजूद हैं, मुझे यकीन है किसी न किसी इत्तेफाक पे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया किश्वर ज़हरा साहिबा, रियाज फतियाना साहब और जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आप लोगों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो आज का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इसमें हमारे यहाँ क्या हालात हैं और ख़ास तौर पे अरशद शरीफ साहब की शहादत को पिछले साल जो हुई है उसके केस में अभी तक पेशरफ्त कोई क्यों नहीं हो सकी, बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त, और इस हवाले से हमारे यहाँ भी बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दावे और तकारीर हमेशा की तरह की जा रही हैं। लेकिन क्या हालात होते हैं पाकिस्तान के, वो उन रिपोर्ट्स के अंदर सामने आते हैं जो जायज़ा लेती हैं। तो 2 रिपोर्ट्स का हवाला देना चाहूँगी। एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है, जिसमें कुछ बेहतर, पहले से पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में है आज़ादी इजहार के हवाले से, तो इसमें जो दर्जा है वो 7 दर्जे थोड़ी बेहतरी आई है। ये हवाला लिया गया है पिछले 4 महीनों के हवाले से। अलबत्ता भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें 11 दर्जे तनज़ुली हुई है। लेकिन फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट बहुत अहम है इस हवाले से, जिसमें पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों में 60% इजाफा बताया गया है। उसमें शामिल किया गया है उन वाक़यात को जो पुरतशद्दुद वाक़यात पिछले कुछ अरसे के अंदर पेश आए हैं। तो कमो बेश पाकिस्तान जो है वो इसमें कोई ख़ास उसकी पोजीशन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में हम मीडिया वालों से भी आए रोज़ जब हम लोगों से मिलते हैं तो सवाल किया जाता है उस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का जो पिछले साल पेश आया था, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एंकर अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया था, और वो भी दियारे गैर में, केनिया के अंदर वो थे। जिन हालात में वो मुल्क से गए वो आज तक उसके ऊपर सवाल किया जाता है। मामला अदालत तक गया, लेकिन अब तक हम इसके ऊपर कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं देखते। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमने खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद स्टूडियो में दावत दी है असद मलिक साहब को। आप बार के नुमाइंदे हैं और इस मामले को कवर करते आए हैं। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि ये जो तहकीकात है, ये बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन चंद दिन का शोर शराबा मीडिया की हद तक भी रहा है, लेकिन मामला फिर अदालत के अंदर भी चला, इसकी इंक्वायरी के लिए टीम भी बाहर गई थी। लेकिन अब इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं? ये जो इंक्वायरी के हवाले से और अदालत के अंदर मामला कहाँ पर है ये? जी, अब तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें जो यहाँ से लोग गए, एक तो ये था कि ये जो इंसिडेंट था, ये अकरेंस थी, ये पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थी उससे बाहर थी। और उसमें जो सबसे जो बड़ा जो इसमें रुकावट थी वो ये थी कि पाकिस्तान का कीनिया के साथ कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जिसमें होता है कि एक मुल्क यहाँ से अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा ना, 2 मुल्कों में जिनमें आपस में एक ये एग्रीमेंट हुआ होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ है, UAE वगैरह के साथ है। आपने देखा होगा जो पनामा केस में भी MLA का आपने नाम सुनते हो कि MLA के थ्रू जो एक डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वगैरह मंगवाते हैं, तो वो 2 हुकूमतों के दरमियान अगर कोई मुआहदा हो तो फिर आप वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। कीनिया के साथ कोई इस किस्म का, क्योंकि वो पाकिस्तान का इतना ज़्यादा उसके साथ है भी नहीं था, तो वहाँ पे उनके साथ कोई MLA पाकिस्तान का नहीं था। तो लेकिन जब ये हमारी जो 2 रुकनी टीम गई थी वहाँ पे, और दोनों जो है वो एक IB के ऑफिसर थे और एक, वैसे दोनों PSP ग्रुप के थे, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन एक IB में पोस्टेड थे और एक FIA में पोस्टेड थे। जब ये लोग वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव एक उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश भी की, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को पॉइंट आउट किया और कि किस तरीके से उन्होंने इस पे भी सवाल उठाया कि ये क्यों इनको जाना पड़ा, इनके ऊपर यहाँ पर मुतअद्दिद लातादाद FIR जो हैं वो दर्ज की गई। और ये देखें, ये आज़ादी इज़हार जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से अगर आप देखें तो एक सहाफ़ी के ऊपर आप चले एक FIR काट दें, 2 FIR काट दें, 35-36 FIR जो है आपने काटी हुई हैं। उसके अलावा दूसरे लोगों पर भी जो है, सहाफ़ियों पर भी वो काटी, तो वो इस वजह से वो यहाँ से उनको जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी जब वो कोर्ट में आए थे तो उनको उनके हवाले से अदालत ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, बल्कि मई के गुज़िश्ता साल मई की बात है, गालिबन 25 मई को, उनके लिए जो इस्लामाबाद उस वक्त चीफ जस्टिस है अतर मिनल्ला, उन्होंने एक बड़ा एक ब्लैंकेट किस्म का आर्डर दिया था कि उनको अरेस्ट ना किया जाए विदाउट द परमिशन ऑफ, यानी कि कोर्ट की इजाज़त से मशरूत कर दी थी उनकी गिरफ्तारी। ताहम
फिर न जाने क्या हुआ, किसने उनको कुछ कहा कि वो अचानक, जिस पे एक हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको शायद मिसलीड किया गया, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि फिर भी एग्जैक्टली क्या मुहर्रिकात बने। खावर गुम्मन साहब भी हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त दें। खावर गुम्मन साहब से सब लोग वाकिफ़ हैं, काफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, आप अरशद शरीफ साहब के कॉलीग और करीबी दोस्त भी हैं। खावर साहब, इस मौके के ऊपर आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, हमने आपको याद किया ये जानने के लिए कि जो केस है इसमें अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अरशद साहब की जो फैमिली है वो यूनाइटेड नेशंस से मुतालबा कर रही है मामले का। उनका इस कदर इस सारे इंक्वायरी से एतमाद उठ चुका है, तो क्या वजह है कि आप समझते हैं कि अब आगे उनको इंसाफ किसी तरीके से मिल पाएगा, तो हम यहाँ से मिल सकता है या यूनाइटेड नेशंस ही की तरफ अब देखना चाहिए? देखिए, दो चीजें। एक तो ये जो यूएन की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन है वो PFUJ की पहले दिन से डिमांड है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अभी तक तहकीकात हुई है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आपको पता है एक 2 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो फाइंडिंग सामने आई थी, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, जो अफसरान ने वो इन्वेस्टिगेशन की थी उनके साथ क्या कुछ हुआ, आज तमाम ये जो हकायक हैं PFUJ का जो सेमिनार हुआ है प्रेस क्लब के अंदर उसके सामने रखे गए। अब बुनियादी तौर पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि लास्ट जब हेयरिंग हुई थी, जो सो मोटो नोटिस लिया गया हुआ है इस केस के हवाले से, तो वहां पे भी जजेस साहिबान के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, और उसके ऊपर जो ऑर्डर भी आया था वो यही उन्होंने कहा था कि आपको दुबई या कीनिया जाने की जरूरत नहीं है, बुनियादी तौर पर आपने पता करना है, जानना है, जो मलिक साहब भी बात करें कि मुल्क के अंदर उनके खिलाफ जो हकायक थे, जो खास तौर पर ये जो FIR हुई थी उसकी वजह क्या बनी थी। किसी ना किसी ने तो FIR करवाई थी, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अगर रिपोर्ट पढ़े तो उसके अंदर कुछ हकायक का जो जिक्र किया गया था। अब ये जो अभी सवाल उठाया जा रहा है, जो अभी असद बात कर रहे थे कि जी एक ब्लैंकेट ऑर्डर आया था, मुझे याद है मैं उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद था, कि जो है सेक्शन 9 को गालिबन इन्वोक करके, क्योंकि लाइव थ्रेट जो है उनको कोर्ट ने एक्सेप्ट की थी उनकी पिटिशन, और उस पिटिशन को एक्सेप्ट करते हुए वो जो है ऑर्डर दिया गया था कि आप जो है बिल्कुल इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। मीनवाइल मुझे याद है कि जो वो चले गए थे, जो बाहर छुट्टियों पे चले गए थे जैसे अदर मनला, उसके बाद भी कुछ FIRs हो गई, तो काफी ज्यादा मसाइल बढ़ गए थे। देखिए, मेरी बात या असद की बात या बाकी लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अरशद शरीफ मुल्क में था, उसने खतूत लिखे, चीफ जस्टिस साहब को लिखा, हुकूमत को लिखा, जब वो बाहर गया वीलॉग्स के जरिए मुतअद्दिद बार उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये मेरे साथ जो हो रहा है और ये सब कुछ होने जा रहा है। अब मैं तो ये कहूँगा, देखें, ना UN की माने, ना मेरी माने, या किसी और की ना माने, जो उनकी फैमिली डिमांड कर रही है, फैमिली के सामने कुछ हकायक हैं, फैमिली कह रही है। आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा उनकी जो बेगम है समीर साहबा, उनका एक आपने जो एक वायरल हुआ है उनका एक जो स्टेटमेंट उनकी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास अक्सर लोग आते हैं मिलने, तो वो हमें ये कहते हैं कि हमारा इस केस से कोई लेना नहीं है, अरशद की साबित की कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो बुनियादी तौर पर सारी सहाफती बरादरी और पूरा पाकिस्तान सिविल सोसाइटी यही जानना चाहती है कि अरशद शरीफ के साथ ये क्यों कर हुआ, कैसे हुआ। सहाफियां आप सवाल उठा रही हैं, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मतलब अरशद शरीफ ने क्या कर देना था, वो सवाल ही उठा रहा था ना। लेकिन ये कुछ हकायक हैं, और देखें अब क्या बनता है। उम्मीद है कि अल्लाह करे कोई कुछ जो हकायक हैं वो सामने आए, और UN की सुपरविजन अगर हो जाती है, आपको याद होगा शहीद बीबी का जो केस था, हकायक सामने आ गए थे, और सबकी डिमांड यही है, खासतौर पर PFUJ की, कि आप हुकूमत वक्त ना सिर्फ खत लिखे बल्कि उनको डिमांड करें, उनको इन्वाइट करें कि आप ये इन्वेस्टिगेशन आगे करें। कम अज कम आप कहते हैं कि इसके ऊपर इनको हकायक जरूर सामने आने चाहिए। प्रोग्रेस के हवाले से आने वाले दिनों में भी असद साहब हम इसके ऊपर आपसे बात करते रहेंगे। आज के लिए इस मामले पे हमने बात की है खावर गुम्मन साहब और असद मलिक साहब से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो मामला है इस पे अब सिर्फ पुरुम्मीद ही हो सकते हैं और नज़र ही रख सकते हैं कि मुमकिन तौर पर आने वाले वक्तों में क्या इस केस में हकायक सामने आएंगे या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।